इस शुभम को प्लीज एंट्री दे दो। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। स्पेशल क्लास नंबर 1। अब ध्यान से सुन लो वो बच्चे। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपके चैट्स खोल लूं। हम्म। भैया ध्यान से सुन ले वो बच्चे जो कल की क्लास में नहीं थे। आपके जीवन का दुख दर्द कल की क्लास में मैंने एड्रेस किया हुआ है। जितने भी डाउट्स आपके हो सकते हैं स्पेशल क्लास से रिलेटेड, वो सारे डाउट्स कल की क्लास में आपको बताए गए हैं। तो कृपया कल की क्लास प्लीज देख लेना। ठीक है सर, आज की क्लास में हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं सर सब्जेक्ट फिजिकल ज्योग्राफी। इंट्रो टू दी सब्जेक्ट एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। स्टार्ट करते हैं सर। कॉपी पेन लेकर बैठना। और अगर आपके पास मेरे डिजिटल नोट्स हैं, मोर देन इनफ। तब सिर्फ ध्यान से सुनो। हेडिंग डालिए सर फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मिनट हम टाइम लेंगे सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। जो बैच वाले हैं, तुम ज्यादा उड़ना मत, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। चुपचाप ध्यान से सुनना। जहां पूछूं वहीं पर जवाब आना चाहिए। ठीक है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी? हिंदी मीडियम बच्चे, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल। जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है सर आपका, जियोग्राफी सर जो आपका सब्जेक्ट है, ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपकी सराउंडिंग को इन्फ्लुएंस करता है सर। सराउंडिंग को इन्फ्लुएंस करता है। उससे पहले जो बच्चे नए हैं, भैया दो चीज आप सुन लो। मेरी क्लास में आपको दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहला, आपका फोकस। दूसरा, पेशेंस। क्योंकि मैं आराम से पढ़ाऊंगा। आपको जल्दबाजी हो, आप कहीं और से पढ़ सकते हैं। तुम्हें यदि चीजों को सीखना है, समझना है, तभी इस क्लास में बैठना। सर जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपकी सराउंडिंग को इन्फ्लुएंस करता है। सर सराउंडिंग का मतलब, एक बात ध्यान से सुनना। जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो, जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो तो क्या जमीन पर चलते हो? या फॉर एग्जाम्पल अभी आप चलना अगर स्टार्ट करो तो क्या जमीन पर चलोगे, लैंड पर चलोगे? अब ये मत कहना सर मेरे घर पे फर्श है। मैं बाहर की बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, सर मेरे घर तो टाइल्स लगी है सर, मार्बल। मैं तो मार्बल पे चल रहा हूं। ऐसा सीन नहीं। आप जब बाहर निकलना स्टार्ट करोगे, जब आप अपने घर से बाहर निकलोगे, तो क्या आप लैंड पर हो, जमीन पर हो? कम ऑन इन दी चैट बॉक्स। एक्टिव पार्टिसिपेशन गाइस। एक्टिव पार्टिसिपेशन। जी हाँ। गुड। ठीक है। अब मैं तुमसे कहता हूं, तुम घर के बाहर निकले, तुम ठहरे मनमौजी टाइप। थोड़ा सा तुमने ऊपर देखा, अंगड़ाइयां ली। ऊपर तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है सर? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर सर। एटमॉस्फेयर। तुम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हो, तुम्हें रिवर देखने को मिलती है। कुछ लोगों को समुद्र देखने को मिलता है, कुछ लोगों को लेक। यानी कि तुम्हें कहीं ना कहीं पानी भी देखने को मिल रहा है। दैट इज कम ऑन। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं सिंपल लिखता हूं, लैंड, एयर एंड वाटर, ताकि आप पहले इमेजिन कर पाओ। लैंड, एयर एंड वाटर। ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा रिलेट करता हूं आपके सब्जेक्ट से। अगर मैं बात करूं भारत जैसे देश के लिए, तो क्या एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है?
क्या सर एग्रीकल्चर आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है भारत जैसे इतने बड़े देश के लिए, या किसी भी देश के लिए? क्या एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है? भैया एग्रीकल्चर नहीं होगा तो तुम खाओगे क्या? थोड़ा सोचो। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो सर आप खाएंगे क्या? खाओगे नहीं तो जिंदा कैसे रहोगे? है ना? उसमें भी आपको वैरायटी चाहिए सर। तो एग्रीकल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री लाइक इंडिया, इवन फॉर एवरी सिंगल कंट्री प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड। मुझे बताओ एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेसिक चीज आपको क्या चाहिए? कम ऑन इन दी चैट बॉक्स। एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेसिक चीज आपको क्या चाहिए? सॉयल, मिट्टी, मृदा। हिंदी मीडियम, मृदा। सर आपको सॉयल चाहिए, मिट्टी चाहिए? सॉयल। ठीक है, तुमने कोई क्रॉप लगा दी। अब क्या तुम्हें एक सुटेबल क्लाइमेट चाहिए? अगर कोई बच्चा क्लाइमेट नहीं रिलेट कर पा रहा तो आप सिंपल इतना समझो, तुम्हें भैया कुछ टेम्परेचर चाहिए। आपको भैया आपका टेम्परेचर हो गया, ठीक है। और कोई फैक्टर क्या आप मुझे क्लाइमेट में बता सकते हो? बताइए बताइए बताइए। सर टेम्परेचर हो गया, कुछ कुछ क्रॉप्स को आप देखोगे ह्यूमिडिटी भी लगती है, तो ये सब आपके फैक्टर्स हो गए। ठीक है सर। नहीं ठीक है, CO2 तो गैस हो गई, हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं। सर टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है। फिर मैं आपसे कहता हूं, क्या तुम्हें रेनफॉल चाहिए? बिना बारिश के क्या तुम कोई भी क्रॉप उगा दोगे? क्या आप में ऐसा टैलेंट है कि आप बिना बारिश के क्रॉप उगा दें? बताइए सर, बताइए। नो, नॉट एट ऑल। बात तो सही है सर। अब तुम्हें इरिगेशन भी चाहिए, तुम्हें इरिगेशन भी चाहिए, तुम्हें इरिगेशन भी चाहिए। अच्छा। सर इरिगेशन क्यों? बिना पानी के क्या आप कोई क्रॉप उगा दोगे? बिना पानी के क्या आप कोई क्रॉप उगा दोगे? चलो ठीक है। यानी सर हमें मिट्टी चाहिए, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सभी फैक्टर्स चाहिए, इरिगेशन चाहिए, यानी कि इनडायरेक्टली हमें पानी चाहिए। ठीक है। अब सुनना तुम ध्यान से। सॉयल किससे बनती है सर? सॉयल बनती है सर रॉक से। सॉयल बनती है सर रॉक से। रॉक कहां से बनती है सर? जब आपका लावा कूल डाउन होता है। किसी बच्चे को अगर लावा नहीं पता, तुम इतना समझो कि सर एक बहुत ही गर्म मटेरियल है, हॉट फ्लूइड मटेरियल जिसे आप कह सकते हो, हॉट फ्लूइड मटेरियल, राइट। जब आपका लावा ठंडा होता है। सर लावा आता कैसे है? लावा आता कैसे है सर? वॉल्केनो से। लावा कैसे आता है सर? वॉल्केनो से, राइट। सर वॉल्केनो कहां से आ रहा है? आसमान से या धरती से? तुम्हारा जवाब होगा सर धरती के अंदर से। इतना बेसिक तो आपने सुन रखा है कि सर वॉल्केनो जो है वो धरती के अंदर से आता है। इस लेवल का तो आपका कॉन्सेप्ट नहीं बिगड़ा होगा कि नहीं सर एटमॉस्फेयर से निकालता हूं मैं वॉल्केनो। ऐसा तो कुछ होगा नहीं। सर वॉल्केनो कहां से आ रहा है? धरती के अंदर से। इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यानी सर अगर मुझे सॉयल को समझना है तो मुझे सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना, दैट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मुझे पता होना चाहिए। अगर मुझे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में नहीं पता है तो मैं वॉल्केनो पे नहीं जा पाऊंगा। अगर मैं वॉल्केनो पे नहीं जा पाया तो सर मैं लावा ठंडा गर्म कैसे हो रहा है इसको नहीं समझ पाऊंगा। लावा अगर मेरा गया तो मेरी रॉक जाएगी सर, रॉक गई तो मेरी सॉयल जाएगी सर, अगर आपकी सॉयल गई सर तो तुम एग्रीकल्चर नहीं समझ पाओगे। अब इसको रिलेट करो इकोनॉमी से। सर इंडिया में मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन,
50% प्लस पॉपुलेशन आपकी किस सेक्टर में एंगेज्ड है? एग्रीकल्चर में। यानी कि क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं कि ये जो 50% प्लस की आपकी पॉपुलेशन है, इनकी जो इकोनॉमी है, यानी इनके पैसे कमाने का जो स्रोत है, वो एग्रीकल्चर है सर। वो एग्रीकल्चर है सर। यानी कि अगर आप एग्रीकल्चर ऐसा फैक्टर नहीं समझ पा रहे, तो आप अल्टीमेटली 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की इकोनॉमी को नहीं समझ पा रहे। अगर आप उनकी इकोनॉमी को नहीं समझ पा रहे सर, तो आप उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे समझोगे? हाँ, बढ़िया पॉइंट है सर। फिजिकल ज्योग्राफी का कनेक्शन इकोनॉमी से, वाह। और सुनो, हिस्ट्री भी कभी तुम पढ़ते हो, हिस्ट्री भी कभी तुम पढ़ते हो, तुम नाम सुनते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप एक रिवर का नाम सुनते हैं सर, आप एक रिवर का नाम सुनते हैं सर। कभी सोचा है कि वहां जो सभ्यता बसी, वहां जो सिविलाइजेशन आई, वो एक नदी के किनारे ही क्यों आई? या तुम ऐसा जनरल एग्जांपल आज के टाइम का उठा लो। सर, मैक्सिमम पॉपुलेशन आपकी उत्तर प्रदेश एंड बिहार में है। मैक्सिमम रिवर बेल्ट्स, मैक्सिमम रिवर बेल्ट्स भी आपको उत्तर प्रदेश एंड बिहार में देखने को मिलेंगी। हाँ, रिवर सर। हाँ, रिवर। क्योंकि रिवर आपको एग्रीकल्चर के लिए साधन प्रोवाइड करती है। एग्रीकल्चर होगा सर, तो आप अपनी इकोनॉमी चला पाओगे, इकोनॉमी चला पाओगे, आपके पास पैसे आएंगे, पैसे आएंगे, आप घर बनाओगे, घर बनाओगे, उसमें रहोगे। यानी इनडायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा कि सर, रिवर्स एक ऐसा फैक्टर है जो कहीं ना कहीं लाइवलीहुड, जीने के स्रोत, जीने के साधन प्रोवाइड करती हैं, कमाने के साधन प्रोवाइड करती हैं। आई समझ? क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ तुम्हें? क्या आप समझ में आ रहा है कि सर, फिजिकल ज्योग्राफी का कनेक्शन इकोनॉमी से कैसे है? इकोनॉमी जब आपको समझ में आती है, तो कैसे तुम उसको हिस्ट्री से कनेक्ट कर सकते हो कि सर, सिविलाइजेशन उस रिवर के किनारे ही देखने को क्यों मिलती है? ज्यादातर जो हम सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, वो रिवर के किनारे ही क्यों है? बिकॉज सर, वहां वी गेट दी सोर्स ऑफ आवर बेसिक लिवलीहुड। जीने के स्रोत, जीने के साधन हमें मिलते हैं सर जी। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? मुझे एक चीज बताओ, इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है? कम ऑन, इन दी चैट बॉक्स राइट नाउ, इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है सर? इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है सर? चलो, हाँ, राहुल ने बिल्कुल सही जवाब दिया सर। माउंटेन्स हैं, क्लाउड्स हैं, रिवर्स हैं, ट्रीज हैं। ठीक है, चलो, एक तो रिवर मैं पकड़ूंगा। भैया, तुम्हें बादल नहीं दिख रहे? स्काई, आशुतोष कुमार, बिल्कुल सही। लैंड, वाटर एंड स्काई, यही तो पकड़ना है सर। चलो, पेड़ हैं, पत्थर हैं, रॉक्स हैं, हर एक चीज ठीक है। क्या ये सब के सब लैंड पर है सर? लेट मी चेंज दी कलर। क्या सर ये सब लैंड पर है? हाँ सर, लैंड पर है। क्या तुम्हें यहाँ पर पानी भी दिख रहा है? हाँ सर, वाटर भी दिख रहा है। क्या तुम्हें यहाँ पर वायुमंडल, एटमॉस्फेयर भी दिख रहा है? बताइए। लैंड, वाटर, एटमॉस्फेयर। रोहित सैनी, आर यू देयर? रोहित सैनी, सैनी रोहित। रोहित सर है क्या यहाँ पे? वी हैव रोहित सर और नॉट? लेट मी चेक। रोहित सर नहीं है। आप में से किस किस के पास लैपटॉप है? बैच वालों, यस सर। है ना तुम्हारे पास लैपटॉप? यस सर है। एक काम करना मेरा छोटा सा, इस क्लास की ना 3-4 वीडियो क्लिप्स बनाओ। हाँ, शुभजीत के पास नहीं, लगा ही मेरे को। तुमसे रहा कैसे जाएगा, तुम जब तक बोलोगे नहीं। हाँ शुभजीत। भविष्य, एक काम करना मेरा छोटा सा, इस क्लास की ना 2-3 वीडियोस प्लीज, क्लिप बना के आप मेरे पास भेजिए। बिकॉज जो बच्चे इस सेशन का फायदा नहीं उठा पा रहे, मुझे उनको भी ये चीज एटलीस्ट इन्फॉर्म करनी है कि आपके लिए
फ्री सेशंस हैं, जहां से भी आप रेफरेंस ले सकते हो। हाँ प्रीति, मोबाइल बाद में, इधर। सर फोन से रिकॉर्ड करूँ वीडियो? हाँ फोन से कर लो। अच्छा कॉपी है। प्रीति मेकिंग नोट्स। प्रीति वांट्स टू टॉप ओटीए दिस टाइम, ऑल इंडिया रैंक 1। प्रीति खाटवटे फ्रॉम कर्नाटका। चलो सर, आपको इसमें तीन चीजें दिख रही हैं। अब मुझे थोड़ा सा आप ये बताओ, मैं कहता हूं आपके पास पानी है, तुम्हारे पास वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, हवा है, लेकिन जमीन नहीं है, क्या तुम रह सकते हो? कम ऑन, यस और नो। नहीं रह सकते। अब तुम मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें लैंड दे दिया, मैंने तुम्हें एटमॉस्फेयर दे दिया, बट पानी नहीं दिया, क्या तुम रह सकते हो? नहीं। मैंने तुम्हें लैंड भी दे दिया, वाटर भी दे दिया, बट अब मैंने तुम्हें एटमॉस्फेयर नहीं दिया, क्या तुम रह सकते हो? क्या आप रह सकते हैं सर? द आंसर इज नो। यानी सर, लैंड, एयर एंड वाटर। लैंड, एयर एंड वाटर, क्या ये जीवन के लिए तीन बेसिक जरूरतें हैं सर? बेसिक नीड्स हैं। अब वो रोटी कपड़ा मकान वाली पिक्चर तुम मत याद करना सर, वो रोटी कपड़ा मकान भी थोड़ा सा अगर जोड़ देते तो अच्छा हो जाता सर। नहीं। लैंड, एयर एंड वाटर, क्या ये बेसिक जरूरतें हैं ह्यूमन सर्वाइवल के लिए? आप सुनो, जब तुम लैंड के बारे में पढ़ते हो, जब तुम फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब ऐसी चीजें जो आप देख सकते हो, भौतिक भूगोल, क्या तुम ये पेड़ देख सकते हो? क्या तुम ये पानी देख सकते हो? क्या तुम यहाँ पे क्लाउड्स देख सकते हो? क्या तुम ये कंकड़ पत्थर रॉक ये सब देख सकते हो? देख सकते हो ना? देख सकते हो। भूगोल यानी जो भी अर्थ के ऊपर फीचर्स हैं, जो भी अर्थ के ऊपर फीचर्स हैं, ठीक है? तो सर भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी में हम उसके बारे में स्टडी करते हैं जो हम देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, अपने चक्षुओं का इस्तेमाल कर कर अंडरस्टैंडिंग बना पा रहे हैं। आधे जने कंफ्यूज, सर ये चक्षु क्या होता है, थोड़ा सा बता देते तो। है कोई हिंदी मीडियम वाला? एनीवन फ्रॉम हिंदी मीडियम गाइस? कृपया अपना परिचय दें। परवेश आलम, यस सर। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पढ़ के आए हो? हाँ यस सर। गुड। देखा, इसको कहते कॉन्फिडेंस। परवेज आलम, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, कहां पे है? अमेरिका सर। वाह, अमेरिका जाने के पैसे हैं तेरे पास। गुड। चलिए। हाँ नेत्र, राहुल ने बिल्कुल सही जवाब दिया भैया। आंखें, आंखें। अब देखोगे तो आंखों का इस्तेमाल करके देखोगे, ऑब्वियस ही बात है। चलिए इधर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। पूजा, बिलाल, अनुराधा, सबके वीडियोस ऑफ हैं। क्या कर रहे हो तुम कैमरे के पीछे? सो रहे हो या खा रहे हो या कुछ और? चलिए सर, जब भी फिजिकल ज्योग्राफी में आप लैंड के बारे में स्टडी करते हो या लैंड से रिलेटेड किसी भी फीचर के बारे में आप स्टडी करते हो, वॉल्केनो हो गया, अर्थक्वेक हो गया, कुछ भी हो गया, रॉक्स हो गए, और आपका और क्या सर, हाँ, तुम्हारी प्लेट्स की मूवमेंट हो गई, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो गई, इन दी सेंस कुछ भी तुम स्टडी कर रहे हो लैंड से रिलेटेड, उसको आप डालोगे फिजिकल ज्योग्राफी के लिथोस्फीयर वाले सेक्शन में। फिजिकल ज्योग्राफी के लिथोस्फीयर वाले सेक्शन में हवा से रिलेटेड तुम कुछ भी स्टडी करोगे उसको आप डालोगे फिजिकल ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी वाले पोर्शन में। वाटर से रिलेटेड आप कुछ भी स्टडी करोगे उसको आप डालोगे सर हाइड्रोस्फीयर में या फिर ओशियनोग्राफी में। ओशियनोग्राफी में। अब ध्यान से सुनना, इसको मैं थोड़ा सा यहां पर सिंप्लीफाई करके लिखता हूं। सर लैंड मतलब
वही लिथोस्फीयर। सर ये क्लाइमेटोलॉजी हम थोड़ा सा इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सिंपल वर्ड। हाँ हाँ बिल्कुल, एटमॉस्फेयर। सर ये ओशियनोग्राफी वाला भी कुछ इमेजिन नहीं हो रहा। अच्छा, कोई नहीं। हाइड्रोस्फीयर, पानी। हाइड्रो मतलब पानी। अब तुम्हें थोड़ा सा डाउट ये बनेगा कि ठीक है सर, ये स्फेयर क्या क्या आ रहा है बार बार, व्हाट इज दिस स्फेयर, है क्या सर ये स्फेयर। भैया, स्फेयर मतलब मैं बात कर रहा हूं आपके धरती की, समझे। वैसे तो ये जियोइड शेप में है, बट नियरली इक्वल टू तुम इसको स्फेयर मान सकते हो। तो जब भी तुम्हें फिजिकल ज्योग्राफी में स्फेयर वर्ड सुनने को मिले, तुम ये समझना कि सर बात कर रहे हो आप हमारी पृथ्वी की। कर रहा हूं सर मैं बात पृथ्वी की, अर्थ की। ठीक है सर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, क्या यही तीनों मिलके आपका बायोस्फेयर बनाते हैं? क्या यही तीनों मिलके सर आपका बायोस्फेयर बनाते हैं? क्या सर यही तीनों आपका मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं? सर नाउ व्हाट इज बायोस्फीयर? जहां पर जीवन संभव है, वेयर लाइफ इज पॉसिबल। वेयर लाइफ इज पॉसिबल। क्या तुम्हें सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग मिल गई? क्या सर आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग मिल गई? अगर मिल गई सर तो हम चलते हैं थोड़ा सा टॉपिक की तरफ। अब सुनो सर, जहां पर लाइफ पॉसिबल है, यानी हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नेचर के बारे में पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इन्वायरमेंट में तुम पढ़ते क्या हो? इसको जब मैं पूरा का पूरा कंबाइन कर देता हूं, क्या यही मेरा एनवायरनमेंट है? अब सीडीएस की तैयारी में एक और गलती, बिना सोचे समझे सब्जेक्ट स्टार्ट करना। लेट्स स्टार्ट विद एनवायरनमेंट। ये आता है, ये ये लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, क्लाइमेटोलॉजी, कुछ आता है इसमें से? नहीं सर वो तो नहीं आता है, जो है मतलब जो है पढ़ा नहीं हमने सर। दिक्कत है सर। तुम्हें एनवायरनमेंट समझ में कैसे आ रहा है? अब तुम ये सोचो, तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट सब्जेक्ट भी समझने के लिए फिजिकल ज्योग्राफी का नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, 15 मिनट मैंने लगा दिए सिर्फ ये समझाने में कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके बावजूद अगर आप 3-4 सेशन के बाद गायब होते हैं, तो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने तुम्हें बताया कि रिवर कहीं ना कहीं आपका पॉपुलेशन भी डिसाइड करती है। पॉपुलेशन भी डिसाइड करती है सर। कल को आप सब्जेक्ट उठाओगे ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल, उसके लिए भी सबसे पहले तुम्हें फिजिकल ज्योग्राफी पता होनी चाहिए। और फिजिकल ज्योग्राफी में भी तुम कुछ भी पढ़ो, वॉल्केनो पढ़ो, अर्थक्वेक पढ़ो, लावा मैग्मा पढ़ो, प्लेट टेक्टोनिक, कन्वेक्शन करंट, कुछ भी, रॉक्स, इन सब का स्रोत, इन सब का जो सोर्स है दैट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो जीवन का सत्य क्या है सर, कि मुझे सबसे पहले इंटीरियर ऑफ द अर्थ को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं सर, हेडिंग डालिए, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। उससे पहले जिन्हें इमेजिन नहीं हो पा रहा, उसको आप ऐसे समझो, ये आपकी धरती है सर, ये क्या है सर? पानी है। ये क्या है सर? ये टेस्टिस। ये है सर हमारा वायुमंडल, यानी एयर, पानी यानी ओशियन, सी, और ये सर आपका लैंड। हम सर सबसे पहले इसको पढ़ने जा रहे हैं।
लैंड के बारे में सर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, उससे पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ताकि कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर हो। याद रखना, फिजिकल ज्योग्राफी में कभी जो आपने शब्दों के ऊपर काम कर लिया, मोर देन 50% ऑफ द अंडरस्टैंडिंग आपकी आराम से बन जाएगी। कहीं पर भी तुम्हें फिजिकल ज्योग्राफी में लिथ वर्ड देखने को मिले, कहीं पर भी तुम्हें फिजिकल ज्योग्राफी में लिथ वर्ड देखने को मिले, इसको सर आप रिलेट करोगे रॉक से, चट्टान से। किससे सर? रॉक से, चट्टान से, ठीक है। अच्छा सर, ये स्फीयर क्या है? स्फीयर मतलब बच्चे, मैं आपको समझाना चाहूंगा, इस गोले से कुछ इस प्रकार से बच्चे आपकी धरती है, इसको मैं नियरली स्फीयर के इक्वल मान के चल रहा हूं। यानी कि इस धरती के चारों तरफ मुझे रॉक्स देखने को मिले। तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हें पत्थर, लैंड, सॉलिड पोर्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। रॉक मतलब तुम चुपचाप अभी के लिए लैंड से इमेजिन करना, कोई भी सॉलिड पोर्शन हो उससे इमेजिन करना, ठीक है। और स्फीयर मतलब धरती, लिथोस्फीयर। डन। सर ये रॉक बन कैसे रहा है? ये रॉक बन कैसे रहा है सर? जब आपका लावा एंड मैग्मा, लावा मैग्मा ठंडे होते हैं सर, कूल डाउन। जब भैया आपके लावा मैग्मा कूल डाउन होते हैं, जब सर आपके लावा मैग्मा कूल डाउन होते हैं, सर व्हाट इज लावा? वो धरती के अंदर हॉट फ्लूइड मटेरियल जब सरफेस पर आ जाएगा, तब तुम उसे बोलोगे लावा। जब तक वो हॉट फ्लूइड मटेरियल धरती के अंदर है, तब तक तुम उसे बोलोगे मैग्मा, इनसाइड, इनसाइड, ठीक है। सर ये लावा मैग्मा आ कहां से रहा है? वॉल्केनो। वॉल्केनो कहां से आ रहा है सर? इंटीरियर। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ा रहा हूं, ताकि आप रॉक तक पहुंचे। रॉक से सर आप सॉयल पर जाएं, सॉयल से सर आप एग्रीकल्चर पर जाएं, उसके बाद आप वेरियस फैक्टर्स रिलेट करते रहो। चलिए स्टार्ट करें। सर अभी तक क्या किया? अभी तक आपको मैंने अंडरस्टैंडिंग दी, जी हाँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। यस, स्टार्ट। तो सर इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में निकलेंगे लेवल्स। लेवल तो सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेगा उसी का जो आखिरी तक टिका रहेगा। सर कहानी हम देखते हैं लेवल 1 की, बिल्कुल लट्टू लेवल। लेकिन इस लेवल 1 से मैं भी आपको दिखाऊंगा बढ़िया बढ़िया सवाल। हाँ, अगर कोई इमेजिन ना कर पा रहा हो कि सर हम क्या पढ़ने वाले हैं एग्जैक्टली, ये दिख रहा है, ये धरती, पृथ्वी, जहां तुम रहते हो, उसके अंदर घुस रहा है सर हम, उसके अंदर घुस रहा है सर हम। क्लियर है? डन। यहां पर मैं आपके लिए बना भी देता हूं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये आपकी पृथ्वी है सर, हम इसके अंदर जा रहे हैं, इस एरिया को बच्चे हम स्टडी कर, ठीक है। चलो सर लेवल 1, ये बनाइए सर आप डायग्राम। यहां पे सर आप बनाओ डिविजन्स। टेन 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 टेन, बन गया। चलिए, एक एक चीज जो मैं आपको लिखवाऊंगा अपनी नोटबुक के अंदर प्लीज लिख लेना। भविष्य, रिकॉर्डिंग चल रही है? यस। हाँ, एक दो वीडियो कर लेना, 2-3 मिनट की करना। ऐसा नहीं कि तुमने 15-20 मिनट की वीडियो कर दी रिकॉर्ड, जा ही नहीं यस। रही वो टेलीग्राम पे, है ना। 2-3 मिनट की 2-3 वीडियोस, ताकि स्टूडेंट्स को एटलीस्ट ये पता चले कि चीजें फ्री में अवेलेबल हैं,
अगर आप पढ़ना चाहो तो। श्योर सर। अच्छा, मैं ये फ्री फ्री बोलता हूं तो तुम ये मत सोचना कि सर कंटेंट भी क्या वो फ्री वाला होगा। जी नहीं। जो बच्चे पिछले बैच के हैं उन्हें तो पता ही है, जो बच्चे इस बैच में हैं उन्हें भी ये चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी कि स्पेशल क्लासेस में एक एक शब्द मैंने वही लिखवाया है जो उनको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। वेरी गुड शिवम, गुड। भेजो भेजो, सब लोग भेजना। चलिए सर, सबसे पहले 0 किलोमीटर से हम स्टार्ट करेंगे और हम घुसेंगे सर 34 किलोमीटर तक। आप सुनो, पृथ्वी के इतने अंदर कोई नहीं गया है। हाँ, तो सर हम ये सब पढ़ते कैसे हैं? कुछ एविडेंसेस हैं जिसके बेसिस पर हम ये चीजें स्टडी करते हैं। अच्छा, कौन से एविडेंसेस सर? पेशेंस रखिए, एविडेंसेस की एक अलग से क्लास आएगी, उसमें समझाऊंगा। अभी के लिए पेशेंस रखो, जो जो चीजें बता रहा बस उतनी आप करते रहो। 0 से लेकर सर 34 किलोमीटर तक मुझे जो एरिया देखने को मिलता है उसको मैं बोलता हूं सर क्रस्ट। हिंदी मीडियम बच्चे, भूपर्पटी, भूपर्पटी। ठीक है। 34 किलोमीटर से मैं घुसता हूं 2900 किलोमीटर तक। मुझे देखने को मिलता है सर मेंटल। 2900 से 6371, कहीं कहीं पर बच्चे ये 6400 भी लिखा रहता है। मुझे देखने को मिलता है बच्चे कोर, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है। अब बड़ी ऑब्वियस सी बात है, ध्यान से सुनना, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। आपकी धरती पर, कहाँ गई आपकी धरती? हाँ, इस धरती पर क्या सिर्फ लैंड मास है? क्या पानी नहीं है सर? कहाँ ओनली 21 किलोमीटर? कहां पर? हाँ बताओ। ओनली 21 किलोमीटर। सर माइनिंग, माइनिंग हो गया शुरू। देखो मालूम है आप पिछले बैच के हो। सर मतलब अभी तक 21 किलोमीटर इतना ही गहराई में गए हैं सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। केक काटें? हद है यार, कहाँ इसमें माइनिंग वाइनिंग घुसा दी। प्रीति, मतलब देखो पता माइनिंग है तुम नहीं है टॉप सर, करने वाली हो। मतलब माइनिंग नहीं है सर, मतलब आपने बोला ना सर 34 किलोमीटर अब तक नहीं पहुंचा, तो मैंने बोला कि 21 किलोमीटर तक पहुंच गए। हाँ ठीक है भाई, ये भी लिख लो कॉपी में कहीं पे। फ्यूचर सीडीएस टॉपर, सीडीएस ओटीए टॉपर प्रीति खातवटे द्वारा फ्री का ज्ञान। चलिए, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, आप सुनो, इमेजिन करो। हाँ सर इमेजिन, आपके सर के ऊपर एक रसमलाई है। इमेजिन हुआ? वैसे इमेजिन करना है। मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारी पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ जमीन है या फिर पानी भी है? पानी भी है सर। अच्छा, वो जो पानी है वो क्या हवा में टिका है? नीचे जमीन भी है सर। यानी आपकी ये जो क्रस्ट है, आपकी सर ये जो क्रस्ट है इसके दो भाग होंगे, दो पार्ट होंगे। पहला कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंट मतलब लैंड मास, जमीन, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और दूसरा बच्चे आपका, दूसरा बच्चे आपका ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा थिकनेस से रिलेटेड, तुम खुद थोड़ा सा दिमाग लगाना कि सर कॉन्टिनेंट पे हमें पेड़ पौधे पहाड़ दुनिया भर की चीजें देखने को मिलती हैं, क्या ओशियन में हमें उतने पेड़ पौधे पहाड़ देखने को मिलते हैं? द आंसर इज टिपिकली नो। तो सर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मोटाई, चौड़ाई, थिकनेस ज्यादा होगी ओशियनिक क्रस्ट से, ओशियनिक क्रस्ट से। अच्छा, ठीक है सर। जी हाँ। ये सब बने किससे हैं? ये सब बने किससे हैं सर? रॉक से। ये सब बने किससे सर? रॉक से, चट्टान से। क्या तुम्हें रॉक्स में
खनिज, मिनरल देखने को मिलता है क्या तुम्हें रॉक्स में? मिनरल देखने को मिलता है, खनिज देखने को मिलता है। यानी कि सर क्रस्ट में, मेंटल में, कोर में, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, ओशनिक क्रस्ट में क्या मुझे मिनरल देखने को मिलेगा? हाँ या ना? इन दी चैट बॉक्स। कमान 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 इन दी चैट बॉक्स। बताइए सर, बताइए। और कौन कौन है जो खुली आंखों से सो रहा है? सबसे ईमानदार बच्चा है शुभजीत। हेलो शुभजीत, हाउ आर यू? सिक्किम को जब भारत में मिलाया गया तो कौन सी अमेंडमेंट हुई थी शुभजीत? हे, सुबह ही पढ़ाया है सर। हाँ, देखा, यही तो है तुम्हारे जीवन का सत्य। पूछू बैच वालों से, नितिन कौन सी अमेंडमेंट हुई थी? वो गाना सुना है, मेरे हालात ऐसे हैं मैं कुछ कह नहीं सकता? सुना है कि नहीं? सुना है? बैच वालों बुरा लग रहा है? लगना भी चाहिए। सर 36 अटेंडेंट। 1975 अमेंडमेंट एक्ट सर। शिवम ने बिल्कुल सही जवाब दिया, भविष्य ने बिल्कुल सही जवाब दिया, अनुराधा का जवाब भी बिल्कुल सही है। कंस्ट्रक्शनल नहीं रे, कॉन्स्टिट्यूशनल। कंस्ट्रक्शनल। एक दुख ये भी है जीवन का। बुरा लगा? लगना भी चाहिए। मैं तो कह रहा 10-12 बार लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी सर, टाइपिंग मिस्टेक। सॉरी सर, ओएमआर फिल करने में गलती हो गई। आंसर तो मुझे पता ही था। ये भी हो सकता है फिर। पूजा 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये सही है, CAA। हटाओ। 1974 एसोसिएट स्टेट मेड। पूजा वेरी गुड। इस बच्ची का CAPF निकलेगा, तुम लिख के ले लो आज मेरे। वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। कंसिस्टेंट शोभोजीत भी रहता है, बट पता नहीं उसको चीजें समझ में कैसे नहीं आती। शोभोजीत वो तुम अपने चेक कराओ ग्रह है, देखो कहीं वहीं से तो प्रॉब्लम नहीं है। 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एसोसिएट स्टेट सिक्किम बना था। चलो हो गया, बस पॉलिटी खत्म। इधर कल 9 बजे मिलेंगे पॉलिटी के सेशन में। इधर आइए सर, फिजिकल ज्योग्राफी रिवाइज करते हैं। और जो नए लर्नर्स हैं कृपया ध्यान से देखें। सर क्या तुम्हें रॉक्स देखने को मिलेंगे? अगर रॉक्स हैं सर तो क्या उसमें मिनरल्स होंगे? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में तुम्हें देखने को मिलता है सियाल, दैट इज सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। ओशियनिक क्रस्ट में तुम्हें देखने को मिलता है सीमा, दैट इज सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। इन सब के रीजंस मैं आपको दूंगा, बट इन दी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्लास। कुछ चीजें अभी से आपको समझ के चलनी पड़ेंगी, रीजन आपको आने वाली क्लासेस में पता चल जाएगा। क्रस्ट में सर आपको मिलता है सियाल, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। मेंटल में सर सीमा, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। कोर में सर नीफे, दैट इज निकल एंड आयरन। निकल एंड आयरन। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, प्लीज नोट डाउन। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सियाल, दैट इज सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। ओशियनिक क्रस्ट में सर सीमा, दैट इज सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। मेंटल में सर सीमा, सीमा दैट इज सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। कोर में सर नीफे, दैट इज निकल एंड आयरन। समझ में आया? इतना बैठा दिमाग में? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सर सियाल, ओशियनिक क्रस्ट में सर सीमा, सर क्रस्ट में सियाल, मेंटल में सर सीमा, कोर में सर नीफे। सियाल सीमा नीफे, डन। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सर सियाल, ओशियनिक क्रस्ट में सीमा, मेंटल में सीमा, कोर में नीफे। अगेन, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सियाल, ओशियनिक क्रस्ट में सीमा, मेंटल में सीमा, कोर में नीफे। हिम्मत है तुम बोल के दिखाना। चलिए सर, इतना क्लियर हुआ आपको? क्वेश्चन नंबर 2 जो बन सकता है सर, वो बन सकता है मैच द फॉलोइंग। पूरा लिख लेना तुम।
मैच द फॉलोइंग। सर कैसे? सर ऐसे, यहां लिखेगा वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यहां लिखेगा वो ओशियनिक क्रस्ट, यहां लिखेगा सर वो मेंटल, यहां लिखेगा सर वो कोर। यहां तुम्हें दे देगा सीमा, यहां तुम्हें दे देगा सियाल, सीमा, सियाल। कहेगा मैच द फॉलोइंग करो। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सर हमें पता है सियाल मिलता है, ओशियनिक क्रस्ट में बच्चे हमें पता है सीमा मिलता है, मेंटल में सर हमें पता है सीमा मिलता है, कोर में बच्चे हमें पता है कि नीफे मिलता है। तुम यहां पे नीफे कर लो, कोर में सर हमें नीफे मिलता है। तो इस प्रकार से मैच द फॉलोइंग एंड थिकनेस का क्वेश्चन लेवल नंबर 1 से बन सकता है। डन। मैं साथ साथ आपको सवाल इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम थोड़ा सा इमेजिन कर पाओ कि एग्जैक्टली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा कैसे। आई समझ? इतना क्लियर हुआ? सर ये तो बात हो गई मिनरल्स की। अर्थ के इंटीरियर में, ये डायग्राम यहीं पे रहने दो, काम पड़ेगा आगे। सर ये वाली स्लाइड स्टेट पीसीएस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी यदि इसमें से क्वेश्चन पूछती है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ऑर्डर में पूछेगी। अदर मिनरल्स ऐसे बनाओ एक फ्लो चार्ट, यहां पर लिखो तुम क्रस्ट, यहां पर तुम लिखो ओवरऑल अर्थ। अब देखो, क्वेश्चन चेंज, कॉन्सेप्ट चेंज। अगर वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, मेंटल या कोर इस सीक्वेंस में पूछता है तो तुम्हें मिनरल ऑलरेडी याद है, सियाल, सियाल, सीमा, सियाल, सीमा, नीफे। ठीक है, तो मिनरल तुम्हें ऑलरेडी याद है। बट अगर वो पूछता है कि मुझे बताओ पूरे क्रस्ट में, पूरे क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल पाया जाता है, द आंसर इज ऑक्सीजन, ऑक्साइड्स की फॉर्म में ऑक्सीजन। इसका परसेंटेज भी बच्चे आपको याद रखना है, स्टेट पीसीएस आपको परेशान कर सकता है, दैट इज 46%। उसके बाद सर टेक्निकली तुम देखो क्रस्ट में किसकी बारी आनी चाहिए, क्रस्ट में किसकी बारी आनी चाहिए। क्या तुम्हें सिलिकॉन देखने को मिल रहा है क्रस्ट में? यहां पर भी ओशियनिक क्रस्ट में तुम्हें सिलिकॉन देखने को मिल रहा है। तो टेक्निकली सर ऑक्सीजन के बाद बारी आनी चाहिए सिलिकॉन की। किसकी सर? सिलिकॉन की। सिलिकॉन के बाद सर तुम्हें यहां पे एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा, एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा। तो टेक्निकली सर आपकी बारी आनी चाहिए एल्यूमिनियम की। इसके बाद तुम याद रखना आयरन देखने को मिलता है तुम्हें, आयरन का प्लीज परसेंटेज याद रखना, दैट इज 5%। इतना क्लियर हुआ? ओवरऑल अर्थ में अगर वो तुमसे पूछे तो आयरन सबसे ज्यादा हो जाएगा, आयरन सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर बच्चे आपका ऑक्सीजन, दैट इज O2। उसके बाद वापस देखो तुम, सर ओवरऑल अर्थ में सिलिकॉन हमें कई बार देखने को मिल रहा है, तो सिलिकॉन। उसके बाद सर है मैग्नीशियम, यहां पे भी सर मैग्नीशियम। अच्छा, जी हाँ, तो टेक्निकली सर आपका आएगा मैग्नीशियम। उसके बाद सर निकल, उसके बाद सर निकल। खुद देखो कि सर आयरन यूज हो गया, मैग्नीशियम यूज हो गया, सिलिकॉन यूज हो गया, बचा क्या? निकल। इस तरीके से अगर तुम समझ समझ के याद करोगे, ये सीक्वेंस तुम्हें रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ये सीक्वेंस तुम्हें रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। यहां से सर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, यहां से सर क्वेश्चन कैसे आ सकता है? वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ऑर्डर में आपसे पूछ सकता है, बढ़ते क्रम, घटते क्रम, इस प्रकार से इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग डिसेंडिंग जिसे आप अपनी भाषा में कहते हो। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, क्लियर है? डन, वेरी गुड। सर इसी के साथ आपका लेवल 1 कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं सर लेवल 2 की तरफ। अब हम बढ़ते हैं सर लेवल 2 की तरफ। लास्ट में मैं आपको एक स्लाइड के ऊपर पूरी समरी बना के दूंगा, जो आप एज अ शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। सर लेवल 2 में ये है आपका क्रस्ट। क्या है सर? क्रस्ट। ये है सर आपका क्रस्ट।
और यहां पर बैठे हो आप, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आप, सडनली सर आपकी आंखों के सामने वोल्केनो आता है। सडनली सर आपकी आंखों के सामने वोल्केनो आता है। आप ठहरे यूपीएससी के लर्नर, देखते ही क्यों, कैसे, कब, क्या हो गया सर, ऐसा क्यों हो गया, कई सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं सर। आप थोड़ा सा वोल्केनो के पास में जाते हो, आप थोड़ा सा सर वोल्केनो के पास में जाते हो, आपको देखने को मिलता है उसमें से लावा। अब तुमने क्या ऑब्जर्व किया कि सर लावा का जो स्टेट है वो काफी ज्यादा गर्म है, काफी ज्यादा गर्म है, हॉट है, उसका सर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है। अब तुम्हारे दिमाग में घंटी बजी कि यार मैं तो जहां पर खड़ा हूं वहां पर टेम्परेचर इतना ज्यादा है नहीं, लेकिन इस लावा का टेम्परेचर इतना ज्यादा कैसे है। फिर तुमने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि लावा आ कहां से रहा है, अर्थ के इंटीरियर से, अर्थ के इंटीरियर से। अच्छा, हाँ, यानी सर आप हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि अर्थ के इंटीरियर में इस बंदे के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इतना टेम्परेचर कैसे आया कि पूरी की पूरी रॉक्स पिघल गई, और ऐसा क्या हुआ कि ये पिघल के बाहर आ गई। सर लावा क्या है, रॉक्स ही तो है जो पिघली हुई है, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में घंटी बज रही है, परवेश पेन बार में सही कर लेना, हाँ, इधर। अब तुम्हारे दिमाग में घंटी बज रही है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, अर्थ के इंटीरियर में इतना ज्यादा टेम्परेचर कैसे। इस पर होती है सर रिसर्च 1930s में, ऑर्थर होम्स द्वारा। 1930s में ऑर्थर होम्स द्वारा रिसर्च करने के बाद ये पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर यानी इंटीरियर में तुम्हारी चल रही है थर्मल एक्टिविटीज, थर्मल एक्टिविटीज, ऊष्मयी गतिविधियां, बहुत ज्यादा गर्मी के कारण होने वाली मूवमेंट, थर्मल एक्टिविटीज। रीजन, ध्यान से देखो, ये हो गया तुम्हारा असर्शन कि 1930s ऑर्थर होम्स गिवन अ थ्योरी ऑफ थर्मल एक्टिविटीज इनसाइड द अर्थ। रीजन सर, ये थर्मल एक्टिविटीज क्यों चल रही है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम, थोरियम। ये सब किसने बताया सर, ऑर्थर होम्स ने। कब बताया सर, 1930s में, कि पृथ्वी के अंदर थर्मल एक्टिविटीज चल रही हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। थोड़ी और रिसर्च बढ़ी, ये था आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आया कि जैसे जैसे आप पृथ्वी के 32 मीटर अंदर जाओगे, हर 32 मीटर पर आपको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। हर 32 मीटर पर सर आपको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। यानी जैसे जैसे मैं पृथ्वी के हर 32 मीटर पर आता जाऊंगा, 0 से 32 टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, 32 से 64 टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस, 64 में 32 जोड़ो, जो आएगा उसमें टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से सर आपका टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा। ठीक है सर, इतना समझ में आया एवरीवन? क्या सर आपको इतनी कहानी समझ में आई, इतनी कहानी क्या आपको समझ में आई? आप सुनो ध्यान से, याद रखना, ये जो लावा है ये लिक्विड स्टेट में है, फ्लूइड स्टेट में, ठीक है। ये लावा आपका फ्लूइड स्टेट में है, यानी कि सर मुझे पृथ्वी के कितने अंदर जाना पड़ेगा कि टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाए कि आपकी रॉक्स पिघल जा रही है, कि आपकी रॉक्स पिघल जा रही है। तो फॉर एग्जाम्पल ये मैं खड़ा हूं सॉलिड वाले पोर्शन पे, पेड़ वेड़ लगा दिया यहाँ पे, ये बैठे हो आप, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आप। जैसे जैसे मैं पृथ्वी के अंदर घुसूंगा, ये माना जाता है कि लगभग 100 किलोमीटर अंदर जाने के बाद, कई कई किताबों में 200 भी लिखा रहता है तो उसके लिए परेशान मत होना, लगभग 100 किलोमीटर अंदर जाने के बाद मुझे टेम्परेचर इतना मिलता है
कि मेरी रॉक्स पिघल जाएं। भैया हर 32 मीटर पर सर आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है। मैं कितना अंदर जाऊं कि मुझे वो टेम्परेचर मिल जाए जब मेरी रॉक्स पिघल रही, जब मेरी रॉक्स पिघल रही, मेल्ट हो रही हैं सर, जैसे तुम पिघलते हो किसी के चक्कर में, वैसे ही सर वो रॉक्स मेल्ट हो रही। ठीक है, तो सर ये माना गया कि पृथ्वी में लगभग जब हम 100 किलोमीटर अंदर घुसेंगे तब हमें वो टेम्परेचर देखने को मिलेगा। ठीक है सर, यानी कि तुम एक चीज ये देखो, इस वाले डायग्राम में वापस आना, इस वाले डायग्राम में तुम थोड़ा सा वापस आना। हमने सर ये 34 किलोमीटर वाला क्राइटेरिया पार कर दिया है, यानी कि हम कहीं ना कहीं मेंटल में घुस गए। अच्छा, मेंटल में भी किसमें सर? मेंटल के ऊपरी हिस्से में, मेंटल के ऊपरी हिस्से में, मेंटल के ऊपरी हिस्से में। यानी फॉर एग्जाम्पल आपका ये अपर मेंटल है, ये आपका क्रस्ट है, मैं क्रस्ट को पार करके इस वाले इलाके में हूं। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक डाउट आएगा, यहां पर मैं पूरा गया, ये मेरा किस स्टेट में है सर? सॉलिड स्टेट में। किस स्टेट में है सर ये मेरा? सॉलिड स्टेट में। 0 किलोमीटर से मैंने स्टार्ट किया था, मैं पहुंच गया सर 100 किलोमीटर तक। क्या तुम्हारी जो अगली लेयर आएगी, तुम्हारी जो अगली लेयर आएगी, डिलीट इट, क्या ये लेयर आपकी लिक्विड स्टेट में होनी चाहिए? क्या ये लेयर सर आपकी लिक्विड स्टेट में होनी चाहिए? ए आउटर मेंटल रे भैया, अपर मेंटल बोलते हैं उसको, मेंटल का ऊपरी भाग, अपर मेंटल। ठीक है, मुझे बताओ, क्या टेम्परेचर ज्यादा होने के वजह से तुम्हारा ये जो अपर मेंटल वाला एरिया है, भैया इसको ऐसे समझो, ये तुम्हारा मेंटल था, इसके ऊपरी हिस्से की मैं बात कर रहा हूं, दिस वन, अपर मेंटल की बच्चे मैं बात कर रहा हूं, मेंटल के ऊपरी हिस्से की। क्या तुम्हारा क्या तुम्हारा अपर मेंटल लिक्विड स्टेट में होना चाहिए? कम ऑन इन दी चैट बॉक्स। क्या तुम्हारा अपर मेंटल लिक्विड स्टेट में होना चाहिए? होना चाहिए, एवरीवन कम ऑन, फास्ट, फास्टर गाइस फास्टर। तुम्हारा अपर मेंटल लिक्विड स्टेट में होना चाहिए, होना चाहिए सर। क्यों सर? रीजन, टेम्परेचर ज्यादा है। अब मैं तुमसे कहता हूं, ठीक है, बात तुम्हारी सही है, बट ये जो सॉलिड वाला पोर्शन है इसका प्रेशर भी तो लग रहा है, इसका भी तो दबाव पड़ रहा है सर, यानी टेम्परेचर ज्यादा की वजह से वो लिक्विड जाना चाहता है। कौन सर? अपर मेंटल तुम्हारा। बट प्रेशर ज्यादा की वजह से, प्रेशर ज्यादा की वजह से वो सॉलिड स्टेट में जाना चाहता है। इमेजिन करो, समझ में आ रहा है? टेम्परेचर ज्यादा की वजह से वो लिक्विड स्टेट में जाना चाहता है, प्रेशर ज्यादा की वजह से वो सॉलिड स्टेट में जाना चाहता है। इसी खेल में ना पूरा लिक्विड हो पाता है ना पूरा सॉलिड हो पाता है, एंड सर वो बन जाता है सेमी सॉलिड। एंड सर वो आपका बन जाता है सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड। अब सर अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे बताओ अपर मेंटल किस स्टेट में होता है, तो आप बोलोगे सर सेमी सॉलिड। उसका रीजन क्या है सर? टेम्परेचर ज्यादा की वजह से लिक्विड जाना चाहता है, प्रेशर ज्यादा की वजह से सॉलिड जाना चाहता है। किसका प्रेशर सर? ये सॉलिड वाले हिस्से का प्रेशर। इसी वजह से ना ही वो पूरा लिक्विड में जा पाता है ना ही वो पूरा सॉलिड में जा पाता है, बल्कि सेमी सॉलिड स्टेट में वो हो जाता है, सेमी सॉलिड स्टेट में बच्चे वो हो जाता है। ठीक है, अब सुनो, ऊपर तुम्हारा जो सॉलिड वाला हिस्सा है, ऊपर तुम्हारा जो सॉलिड वाला हिस्सा है,
ठीक है, और नीचे तुम्हारा जो सेमी सॉलिड वाला हिस्सा है, सेमी सॉलिड वाला हिस्सा है, इन दोनों में कौन सा हिस्सा ज्यादा मजबूत होगा? कौन सा हिस्सा ज्यादा स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, रिजिड होगा? बताओ बताओ बताओ, क्या ये वाला तुम्हारा ज्यादा रिजिड होगा इन कंपेरेंस टू सेमी सॉलिड? क्या सेमी सॉलिड वाला तुम्हारा कंपेरेटिवली वीक होगा? वीक के लिए मैं ज्योग्राफी में वर्ड यूज करता हूं एस्थेनो। ये सब कहानी जो हम पढ़ रहे हैं, ये सर एक स्फेयर का पार्ट है। हैप्पी बर्थडे टू एस्थेनोस्फेयर, हैप्पी बर्थडे टू एस्थेनोस्फेयर। सर एस्थेनोस्फेयर हम किसको कहते हैं? यही अपर मेंटल वाली लेयर को। किस स्टेट में होती है सर ये? सेमी सॉलिड स्टेट में। क्या तुम्हें कंसेप्ट समझ में आया? क्या तुम्हें कंसेप्ट समझ में आया? अब तुम थोड़ा सा यूज करो पार्ट नंबर 1। अपर मेंटल सर ये कहां तक हम जा रहे हैं? लगभग 700 किलोमीटर तक, लगभग 700 किलोमीटर तक। नाउ राइट द पॉइंट यूजिंग लेवल 1। यूजिंग लेवल 1, जस्ट इमेजिन तुम्हारा जो लिथोस्फेयर है, यानी जो सॉलिड वाला पोर्शन, वो तुम्हें कहां तक देखने को मिल रहा है? कहां तक देखने को मिल रहा है सर? लमसम 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर, तकरीबन 100 किलोमीटर। तुम्हारा जो एस्थेनोस्फेयर वाला पोर्शन है, तुम्हारा जो एस्थेनोस्फेयर वाला पोर्शन है, वो तुमको कहां तक देखने को मिल रहा है? लमसम 700 किलोमीटर। अब अपनी नोटबुक चेक करना, अब अपनी नोटबुक चेक करना। क्या ये 100 किलोमीटर में पूरा का पूरा क्रस्ट आ जाएगा? प्लस में क्या थोड़ा सा हिस्सा आएगा अपर मेंटल का? यानी मैं लिख सकता हूं सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल, सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल। क्या इसमें सर पूरा का पूरा क्रस्ट आ जाएगा? क्या सर इसमें सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल आएगा? सिमिलरली तुम एस्थेनोस्फेयर में देखो, मैं पूरे मेंटल की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ 700 किलोमीटर के आसपास जा रहा। क्या मैं सिर्फ और सिर्फ अपर मेंटल पर ही फोकस्ड हूं? तो क्या एस्थेनोस्फेयर को मैं रिप्लेस कर सकता हूं सर अपर मेंटल से? बट लिथोस्फेयर सर, यानी वो जो सॉलिड वाला पोर्शन है, उसमें सर क्रस्ट भी आएगा, प्लस अपर मेंटल का कुछ हिस्सा भी आएगा। अब यहां से बनेंगे सवाल। लिथोस्फेयर पूरा का पूरा मेंटल का पार्ट है, गया। पूरा का पूरा क्रस्ट का पार्ट है, गया। सिर्फ क्रस्ट का पार्ट है, गया। क्रस्ट प्लस पूरे मेंटल का पार्ट है, कंप्लीट गया। लिथोस्फेयर क्रस्ट प्लस सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल। एस्थेनोस्फेयर पूरे मेंटल का पार्ट है, गया। क्रस्ट प्लस मेंटल का पार्ट है, गया। क्रस्ट प्लस अपर मेंटल का पार्ट है, पूरा ही गया। एस्थेनोस्फेयर सिर्फ और सिर्फ अपर मेंटल का पार्ट है। अपर मेंटल को ही तुम एस्थेनोस्फेयर कहते हो। एस्थेनोस्फेयर और कुछ नहीं है। अपर मेंटल का स्टेट कि सर वो सेमी सॉलिड स्टेट में है, थोड़ा सा वीक है, जिसके लिए तुम वर्ड यूज कर रहे हो एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया सर? समझ में आ गया सर? क्लियर है? कम ऑन इन दी चैट बॉक्स जल्दी से। कम ऑन गाइस, कम ऑन, थोड़ा सा फास्ट टाइप किया करो। क्लियर है? ओके ओके ओके, चलो इसके आगे की कहानी भी मैं आपको आज ही बता के खत्म करता हूं। सर हमने अपर मेंटल तक की कहानी देख ली। ये था सर हमारा लिथोस्फेयर।
एस्थेनोस्फेयर। ये क्या है सर? 0 से 34 या 0 से 100, मैं इसको लेके चल रहा हूं। 100 किलोमीटर से 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर। ये क्या है सर आपका लिथोस्फेयर? ये क्या है तुम्हारा? एस्थेनोस्फेयर। एक बात का जवाब दो, लिथोस्फेयर में कौन सा मिनरल पाया जाएगा? बता सकते हो? लगा लिया दिमाग? सियाल देगा? ये है आम जिंदगी। सर क्रस्ट में सियाल मिलता है, अपर मेंटल में तुम्हें सीमा देखने को मिलता है। लिथोस्फेयर में सियाल और सीमा दोनों ही पाया जाता है। गुड अनुराधा, गुड गुरप्रीत, पूजा गुड, प्रीति एंड राहुल। कैसे होगा भैया? भैया कैसे होगा? सर अब हम चल रहे हैं 700 किलोमीटर से लेके, वो डायग्राम प्लीज खोल के रखना अपने सामने, लेवल 1 में जो डायग्राम बनवाया था। सर अब हम थोड़ी सी कहानी समझेंगे लोअर मेंटल की, जो लगभग आपका जाता है 2900 किलोमीटर तक। 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर। सर लोअर मेंटल, सबसे पहला पॉइंट, तुम्हें लग रहा होगा कि सर जो है 2900 किलोमीटर तक हम जा रहे हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। लोअर मेंटल सर पिघलना चाहिए, लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। बट मैं फिर तुमसे कहूंगा, पूरा लिथोस्फेयर और एस्टेनोस्फेयर उस पर अपना प्रेशर लगा रहे हैं, तो लोअर मेंटल आपका कंपेरेटिवली सॉलिड स्टेट में होता है इस स्टेनोस्फेयर के कंपैरिजन में। मोर रिजिड देन एस्टेनोस्फेयर। मोर रिजिड देन एस्टेनोस्फेयर। रिजिड मतलब कठोर। रीजन कोई पूछ ले, प्रोबेबली ड्यू टू प्रेशर डोमिनेंस, कि सर निश्चित आपका टेम्परेचर ज्यादा है बट लिथोस्फेयर का और एस्टेनोस्फेयर का पूरा प्रेशर भी आ रहा है, तो प्रेशर की वजह से उस प्रेशर की वजह से सर, इस पूरे प्रेशर की वजह से ये भैया आपका सॉलिड स्टेट में जाता है। अब तुम थोड़ा सा ध्यान से देखना, मीजोस्फेयर आपका बिल्कुल, सॉरी लोअर मेंटल बच्चे आपका पूरा का पूरा धरती के बीच वाले हिस्से में। बीच के लिए बच्चे तुम वर्ड यूज करते हो मीजो, और ये जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं ये एक स्फेयर का हिस्सा है, तो वर्ड आ गया बच्चे मीजोस्फेयर। अब बुद्धि मत इस्तेमाल करना, सर मीजोस्फेयर तो मैंने एटमॉस्फेयर में पढ़ा है, यहां कैसे हो गया? नहीं, मीजो वर्ड का मतलब मिडिल से है। कोई भी चीज मिडिल में है, अगर वो किसी स्फेयर का हिस्सा है तो मैं उसको मीजोस्फेयर बोल सकता हूं। तो लोअर मेंटल के लिए तुम वर्ड क्या यूज कर सकते हो? लोअर मेंटल के लिए बच्चे तुम वर्ड यूज कर सकते हो मीजोस्फेयर। क्लियर है? याद रखना इसमें मिनरल सीमा ही पाया जा रहा है अभी, इसमें तुम्हारा मिनरल सीमा ही है। इसमें सर तुम्हारा मिनरल सीमा ही, मिनरल सीमा ही। क्या लोअर मेंटल की कहानी आपको क्लियर है? क्या तुम्हें लोअर मेंटल की कहानी क्लियर है? शिवम, प्रीति, लखनऊ आउटपोस्ट, गुरप्रीत, अनुराधा, बाकी लोग सो रहे हैं क्या? समीक्षा, ओके ठीक। सर मेंटल की कहानी खत्म हो चुकी है, अब हम बढ़ रहे हैं सर कोर की तरफ। मैं सिर्फ कोर वाला इलाका बना रहा हूं। ऊपर वाला है तुम्हारा आउटर कोर,
नीचे वाला है तुम्हारा इनर कोर। आउटर कोर आपका सर लमसम पहुंचेगा 5100 तक। अब मैं एक ऐसी वैल्यू ले रहा हूं जो आपको याद रहे, करने का तो तुम 5120 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इनर कोर सर वही अपना 6371 या 6400। इमेजिन करो जब आपकी धरती बन रही थी तो जो भी भारी चीजें थी वो केंद्र में इकट्ठी हुई हैं। जो भी आपकी हैवी थिंग्स थी वो सर सेंटर में आई हैं। ठीक है, और जब आपके पृथ्वी का रोटेशन होता है तो एक फोर्स भी बाहर की तरफ लगती है, जिसकी वजह से इनर कोर सर आपका सॉलिड स्टेट में होता है, क्योंकि भारी चीजें सारी केंद्र की तरफ इकट्ठी हो रही हैं। हल्की चीजें जैसे गैस, हवा, सब तुम्हारा वायुमंडल, हर एक चीज बाहर की तरफ गई, भारी चीजें अंदर की तरफ आई। तो इनर कोर मस्ट बी इन सॉलिड स्टेट। अभी के लिए इतना समझो। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पोर्शन अब आता है। पहला पॉइंट, आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट। अब तुम करोगे आर्ग्यूमेंट। मैं तुमसे कहूंगा कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है आउटर कोर में। कहोगे सर टेम्परेचर तो यहां पर भी ज्यादा था, इसमें भी ज्यादा था, ये सॉलिड है, ये सेमी सॉलिड है, वो भी सॉलिड है। अच्छा, तो फिर आउटर कोर में ऐसा क्या हो गया कि ये लिक्विड स्टेट में हो गया? मैं तुमसे कहूंगा ये बहुत ज्यादा डीप में था, बहुत ज्यादा डेप्थ में था, इस वजह से लिक्विड स्टेट में 5100 किलोमीटर अंदर। फिर तुम कहोगे सर तो इसका प्रेशर भी तो लगेगा ना, सॉलिड में जाना चाहिए। आपने एक बात नहीं नोटिस की, यहां पर तुम्हें सियाल देखने को मिल रहा था, यहां पे तुम्हें सीमा देखने को मिल रहा था। एज यू कम इन आउटर कोर, एज यू कम इन आउटर कोर सर मिनरल चेंज हो रहा है। तुम्हें नीफे देखने को मिल रहा है। मिनरल चेंज होने का मतलब है सर उसका मेल्टिंग पॉइंट, तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट, हर एक चीज बदल गया। और कंपेरेटिवली तुम ऊपर देखोगे तो ये जो सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, इनके जब ऑक्साइड्स बनते हैं ना, यानी ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसे तुम कहते हो, ये सब, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होते हैं। यानी तुम्हें बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए इनको पिघलाने के लिए। बट नीफे के केस में तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से हमें आउटर कोर लिक्विड स्टेट में देखने को मिलता है। कोई तुमसे रीजन पूछे, रीजन है सर ड्यू टू सडन चेंज इन मिनरल। अच्छा, इनर कोर में भी तो हो रहा है भैया। इनर कोर में इस पूरे का दबाव है, इस पूरे का दबाव है। ठीक है, प्लस में भारी चीजें सेंटर में जाती हैं। तुम चुपचाप इतना याद रखो, पीएचडी सिलेक्शन के बाद हम कर लेंगे। भारी चीजें सर सेंटर में जाती हैं। जब तुम्हारी धरती बन रही थी, हल्की चीजें बाहर निकली, एक फोर्स भी लगता है जिसकी वजह से भारी चीजें सेंटर में केंद्रित होती। तो इनर कोर मस्ट बी इन सॉलिड स्टेट। क्लियर हुआ इतना? सर इसी के साथ इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ आपका समाप्त होता है। अब तुम ले लो एक बढ़िया सी समरी। मैं उम्मीद करता हूं अगर आप में थोड़ा सा भी पेशेंस रहा होगा और आप क्लास में ध्यान से बैठे होंगे, तो अब अपने आप को इमेजिन करो 1 घंटे पहले, और इमेजिन करो 1 घंटे बाद। ये सर आपके लिए समरी है। लगभग 100 किलोमीटर, लगभग 700 किलोमीटर, लगभग 2900 किलोमीटर, लमसम 5120 किलोमीटर, 6371 या 6400 किलोमीटर। ठीक है सर, ये पोर्शन था मेरा लिथोस्फेयर। ये था सर आपका लिथोस्फेयर। उसके बाद
एस्टेनोस्फेयर। इसके बाद मीजोस्फेयर। अच्छा, तुम सबके लिए टर्म यूज कर रहे हो तो याद रखना, कोर के लिए आप टर्म यूज कर सकते हो बैरीस्फेयर। क्या सर? बैरीस्फेयर। तो इसको मैं लिख सकता हूं आउटर बैरीस्फेयर। आउटर बैरीस्फेयर। इसको मैं लिख सकता हूं सर इनर बैरीस्फेयर। लिखे कहानी सर? लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्रस्ट प्लस में सम पार्ट ऑफ, यूएम लिख रहा हूं मैं, अपर मेंटल, समझ जाना प्लीज। क्रस्ट प्लस में सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल। एस्टेनोस्फेयर कंप्लीट अपर मेंटल। एस्टेनोस्फेयर कंप्लीट अपर मेंटल। मीजोस्फेयर लोअर मेंटल। आउटर बेरीस्फेयर, आउटर वर्ड सेम रहेगा, बेरीस्फेयर की जगह तुम कोर, और इनर बेरीस्फेयर में भी तुम, इनर वर्ड सेम रहेगा, बेरीस्फेयर की जगह तुम कोर यूज कर सकते हो। चलिए सर, मुझे लिथोस्फेयर में क्या देखने को मिल रहा था? सीमा, सियाल। किस स्टेट में था भैया ये? सॉलिड। अपर मेंटल सर, सीमा, स्टेट सेमी सॉलिड। सर मीजोस्फेयर, सीमा, सॉलिड। इसको मैं अलग कलर से लिख रहा हूं सिर्फ आपके लिए। नीफे लिक्विड, देन इनर बेरीस्फेयर अगेन, नीफे सॉलिड। हर एक चीज का रीजन आपको पता है। थ्योरी ऑफ ऑर्थर होम्स, थ्योरी ऑफ ऑर्थर होम्स, थर्मल एक्टिविटीज ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ओ, ये क्या हो गया? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है। कल की क्लास में सर हम कहानी प्रारंभ करेंगे अर्थक्वेक से। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कंप्लीटली समाप्त। ये थी आपकी 1 पेजर समरी। बिना रिवाइज किए क्लास में आने की गलती मत करना। इसको यूट्यूब सेशन ना बनाए, आपके लिए फायदा होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट्स प्लीज डू लेट मी नो। कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, एल्स वी शुड वाइंड अप। 1 घंटे 10 मिनट या 15 मिनट की आपकी क्लास हुई होगी, बट कोई नहीं, टॉपिक इंपॉर्टेंट था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक एक चीज समझ में आई होगी। इसी को कहते हैं कंसेप्ट। ठीक है? कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो तो रीजन के साथ पढ़ो। लिक्विड में है पता है, क्यों है वो पता होना चाहिए। सेमी सॉलिड में है पता है, क्यों है वो पता होना चाहिए। ठीक है? अब सर तुम्हें इसका रिवीजन कैसे करना है? चुपचाप एक ब्लैंक पेपर लो, चुपचाप एक ब्लैंक पेपर लो, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है बिना देखे, बिना देखे ब्लैंक पेपर पे उतारो। अगर आपने पूरा का पूरा उतार लिया, इसका मतलब आपको चीजें समझ में आई हैं। कोई पॉइंट अगर आप मिस कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा। आउटर बेरीस्फेयर भैया, कोर 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 लिखा मैडम, कोर। ठीक है? बेरीस्फेयर इज इक्वल टू कोर। कल की क्लास में, हाँ कल की क्लास में पढ़ा दूंगा।
डिसकंटिन्यूटीज छोटा सा टॉपिक है यार, बहुत ही लल्लू टॉपिक है, उससे सवाल वाल आते नहीं, फिर भी तुम एक बार पढ़ लेना, कोई बात नहीं। अर्थक्वेक कल की क्लास में प्रारंभ करेंगे। रिविजन करके आना। फॉर एग्जाम्पल ब्लैंक पेपर पे आप लिख रहे हो, आप कोई चीज भूल गए, तुमसे लिथोस्फीयर बना, तुमसे एस्थेनोस्फीयर बना, मीजो नहीं बन रहा, तुमसे बेरिस्फीयर नहीं बन रहा, तो एटलीस्ट आपको पता तो चलेगा कि आप भूल क्या रहे हो, कम से कम आप उसको रिवाइज तो कर पाओगे। कॉपी सामने खुली, आपको पता ही नहीं आपके दिमाग में कितना है। तो ब्लैंक पेपर मेथड, अपना सत्य खुद लिखें। कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, एल्स आई थिंक वी शुड वाइंड अप। कोई डाउट होगा आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। अभी भी बुकलेट का प्राइस सेम है, लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। लेस टेंस हाउसर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट डेंसिटी मैंने कहा बता दी। तो ये कृतिका, नोट्स में लिखा है ना सर, नोट्स में। हाँ हाँ, तो सर किसमें लिखा है? आपके नोट्स डिजिटल नोट्स, डिजिटल अच्छा नोट्स मेरे सर। नोट्स में। यस भैया ये सर। कोई बैच वाला क्या इसमें? हाँ, बैच वालों, जरा इनको समझाओ कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी लो कैसे हो सकती है। तुम्हें पढ़ा रखा है, अगर अगर आप नहीं समझा पाए तो कल की क्लास में दिखाई मत पड़ना। चलिए बताइए, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी लो कैसे होती है? कमान 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 कमान, कमान गाइस, सोचिए। सोचिए सर, सोचिए। बैच वालों, और उसकी कॉम्पोजिशन की वजह से होता है। जैसे कि हमने जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में और जो ओशियनिक क्रस्ट की कॉम्पोजिशन का फर्क है, इस वजह से उसकी डेंसिटी लो है। ब्रिलियंट नितिन, वेरी गुड। सर कंपोजिशन की वजह से ओशियनिक क्रस्ट आप देखोगे कंपेरेटिवली भारी चट्टानों से बना है, बसाल्ट से बना है, भारी चट्टानों से बना है। तुम्हारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हल्की चट्टानों से बना है, ठीक है, ग्रेनाइट वगैरह से। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज लेस डेंस देन ओशियनिक क्रस्ट। अगर ये स्टेटमेंट आती है सर ये बिल्कुल सही है, बिकॉज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हल्की रॉक से बना है, ओशियनिक क्रस्ट पानी तुम्हारा भारी रॉक से बना है। आपको सोचो सर, रॉक ऐसी होनी चाहिए जो ओशियन के पानी को झेल दे, हल्की रॉक होगी तो पूरा तोड़ देगा, इरोड कर देगा। रॉक ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हारा ओशियन के पानी को झेल सके, तो वहां पर कंपेरेटिवली तुम्हारी भारी रॉक होगी। वेरी गुड पॉइंट नितिन, द कीवर्ड इज कंपोजिशन, ड्यू टू डिफरेंट कंपोजिशन। क्लियर है कृतिका? यस सर। ऑलराइट गाइस, जय हिंद एवरीवन। फिर कल मिलते हैं ठीक 6 बजे अर्थक्वेक के साथ। बैच वालों सुबह 9 बजे आर्टिकल 1 से लेके 5 तक शेड्यूल्स जो बच्चे हैं उसको कंप्लीट करेंगे, कृपया रिवाइज करके आए। एवरीवन जय हिंद। मेरे पास वो वीडियोस भेज देना जिसने भी बनाए।